ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 12-year-old boy present करा with fatigue and bilateral ptosis that is notably worse in the evening। देख कर पता चला माइसीनिया का सिनेरियो है ये। आगे चलते हैं। Which of the following is the most sensitive diagnostic test? Tensilo-nadophonium test, repetitive nerve stimulation, electromyography। तो इलेक्ट्रोमायोग्राफी होता है माइसीनिया के लिए। बाकी में आइस पैक टेस्ट, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडी टाइटर है। तो SFEMG पूरा नाम है इसका, सिंगल फाइबर इलेक्ट्रोमायोग्राफी। तो SFEMG सिंगल फाइबर इलेक्ट्रोमायोग्राफी मोस्ट सेंसिटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट है फॉर माइस्थीनिया ग्रेविस वुमेन विद IUCD प्रेजेंट कर रही है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन्होंने साथ ही शुरू कर दिया है विद IUCD। उसको लोअर एब्डोमिनल पेन और हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग शुरू हो गई है। मोस्ट लाइकली ऑर्गेनिज्म IUCD रखने के बाद उसको ये जो एब्डोमिनल पेन और एब्नॉर्मल हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है। ई कोलाई स्टाफ और नाइसीरिया गोनोरी, तो हमें पता है जो PID है वो नाइसीरिया से होती है, नाइसीरिया गोनोरिया से। तो C ऑप्शन होगा। हिस्टोरिकली देयर हैव बीन कंसर्न्स दैट IUD यूज इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज गोनोरिया एंड क्लेमिडिया। EEG की अगर हम बात करें तो उस पर लैम्डा वेव्स आपको मिलती हैं व्हेन द पेशेंट ऑल्टरनेट्स बिटवीन द आई ओपनिंग एंड क्लोजिंग व्हाइल अवेक। ठीक है, दिस फाइंडिंग इज एसोसिएटेड विद द सीजर एक्टिविटी, स्लीप स्टेज, नॉर्मल अलर्ट, वेकफुलनेस एंड कॉमा। तो जो लैम्डा वेव्स आपको आती हैं आई ओपनिंग और क्लोजिंग वाइल बीइंग अवेक, तो उसमें क्या हो सकती है, नॉर्मल अलर्ट वेकनेस में ये वेव्स होती हैं। या आपने वेव्स जो हैं वो स्लीप वेक साइकिल की तरह वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपने ये याद रखनी है। ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जो मैं मार्क कर रही होती हूँ क्योंकि ये याद करने से ही आएंगे। आप FA में जाके उनको सप्लीमेंट कर सकते हो। हम SK जो कर रहे हैं कौन से हाई यील्ड टॉपिक्स हैं उनमें पूरा पेज कर लेंगे, तो इंशाल्लाह जो भी आपके पास क्वेश्चंस आएंगे रिलेटेड टू दैट टॉपिक वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। इनकी एक्सप्लेनेशंस भी अच्छी हैं, नीचे लिखा हुआ है उन्होंने। नॉर्मल अलर्ट वेकफुलनेस के अंदर लैम्डा वेव्स होती हैं। नॉर्मल विजुअल कॉर्टेक्स एक्टिविटी आपको नज़र आएगी विद आई ओपनिंग और क्लोजिंग वाइल अवेक, लैम्डा वेव्स। और पॉजिटिव ट्रायंगुलर शेप्ड ऑक्सीपिटल वेव्स मिलेंगी। ठीक है, तो नॉर्मल विजुअल कॉर्टेक्स पे लैम्डा वेव्स आपको मिल रही हैं। ट्रायंगुलर शेप्ड ऑक्सीपिटल वेव्स seen bilaterally during eye opening and visual fixation in the awake state। awake and eye close में आपके पास अल्फ़ा वेव होती है। ठीक है, अब अवेक एंड आई ओपन, इसका निमोनिक हमने याद किया हुआ है कि बेटा आंखें खोलो, तो बेटा ने आंखें खोली हुई हैं तो अवेक है और आई ओपन है तो ये बीटा वेव है। ठीक है, अवेक एंड आई क्लोज पे अल्फ़ा है। इसके अलावा वेव ड्यूरिंग अलजेब्रा अरिथमेटिक मीन्स सॉल्विंग। ठीक है, N1 पे थीटा वेव होती है, ये 4 to 7 हर्ट्ज की होती है। N2 पे स्लीप स्पिंडल्स और के कॉम्प्लेक्सेस आ जाते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी ज़्यादा है, N1 से 12 to 14 हो जाती है, ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल कह लें। 4 से 7 था, ये 12 to 14 हो जाएगा। देन N3 और N4 उसमें डेल्टा वेव्स आ जाती हैं। स्लो फ्रीक्वेंसी, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है इसमें 0.5 से 4 हर्ट्ज की होती है, लो फ्रीक्वेंसी और हाई वोल्टेज वेव होती है ये। ठीक है, इसके अलावा आपके पास जो थीटा वेव्स हैं वो अकर कर सकती हैं ड्यूरिंग स्ट्रेस। N2 एंड N3 पर प्रीडोमिनेटली ये N1 के अंदर होते हैं, तो कोई फिक्स रूल नहीं है, लेकिन प्रीडोमिनेटली जहाँ पे होती है हम उसका नाम दे देते हैं। N1 के अंदर थीटा वेव्स होती हैं, इसके अलावा स्ट्रेस में भी हो सकती हैं। डेल्टा वेव्स डीप स्लीप के अंदर होती हैं, इन्फेंसी या ऑर्गेनिक ब्रेन डिजीज़ के अंदर डेल्टा वेव्स होती हैं। ठीक है, N3 जो आपकी होती है डीप स्लीप होती है, जो इन्फेंसी में भी या फिर ऑर्गेनिक ब्रेन डिजीज़ में भी होती है। स्पिंडल जो आपको मिलते हैं मे अकर ड्यूरिंग N1, लेकिन प्रीडोमिनेटली N2 के अंदर होते हैं। तो ये आपने याद रखनी है कि ये आपके पास नई चीज़ है, आपके FA में ये नहीं लिखा हुआ कि इन्फेंसी और ऑर्गेनिक ब्रेन डिजीज़ के अंदर जो है डेल्टा वेव्स होती हैं। इसके बाद आपके पास क्या आ जाता है, फीमेल पेशेंट है जो प्रेजेंट करिए विद अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, फीमेल पेशेंट है प्रेजेंट करिए विद अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, हैज़ viral symptoms and her mother insists on antibiotics despite counseling that they are not required. What is the most appropriate principle guiding the doctor's decision? Autonomy, beneficence, non-maleficence या justice? ठीक है, अब इसमें आपने कि उसको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है, वो को वायरल सिम्टम्स हैं, मदर कह रही है कि एंटीबायोटिक्स देनी है और आप काउंसल भी किया है कि वो रिक्वायर्ड नहीं है, तो अब डॉक्टर को क्या करना चाहिए? नॉन मेलेफिसेंस। नॉन मेलेफिसेंस क्यों होगा?
अब उसमें डू नॉट हार्म है कि नॉट प्रेस्क्राइबिंग एंटीबायोटिक्स इन अ वायरल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन फॉलोज, ठीक है। वाई नो एंटीबायोटिक्स बिकॉज एंटीबायोटिक्स हैव साइड इफेक्ट्स एंड अननेसेसरी यूज कैन लीड टू एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस इन द फ्यूचर। Right of the patient is to make personal health care decisions like autonomy, conflicts with acting in the best interest of the patient, beneficence, and avoiding potentially harmful adverse effects, that is non-maleficence. अब इसमें ट्रिकी ये हो सकता है कि आपको कि देखो पेशेंट की माँ तो कह रही है कि उसको हम एंटीबायोटिक्स दे देते हैं, लेकिन उससे हार्म भी तो होगा, हर एंटीबायोटिक के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो नॉन मेलेफिसेंस भी तो एक पिलर है। हम ऑटोनॉमी भी नहीं कर सकते क्योंकि हर वो चीज़ जो पेशेंट इंटरेस्ट से कॉन्फ्लिक्ट में आ रही है आपने वो नहीं करनी, ठीक है। तो इसमें सबसे बेहतरीन ऑप्शन आपके पास नॉन मेलेफिसेंस होगा कि हम एंटीबायोटिक्स नहीं देंगे उसको, इवन इफ़ द मदर ऑफ द पेशेंट सेज कि उसको आप एंटीबायोटिक्स दे दो, ठीक है। उसके पास राइट था अपना इलाज करवाने का, वो डॉक्टर के पास आ गई, हो गया उसका। नेक्स्ट आपने अब पेशेंट है डेवलप करता है सडन एंकल पेन आफ्टर बीइंग प्रेस्क्राइब्ड सिप्रोफ्लॉक्सासिन फॉर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इज सिप्रो के बाद क्या हो सकता है, प्लांटर fasciitis, Achilles tendon rupture, ऑस्टियोआर्थराइटिस, सेप्टिक आर्थराइटिस। सिप्रोफ्लॉक्सासिन के बाद आपके पास ना Achilles tendon rupture होता है, याद रख लें, साइड इफ़ेक्ट में है इसका, ठीक है। तो आपके पास क्योंकि टेंडनाइटिस होगा, टेंडन रप्चर होगा इन पीपल ग्रेटर देन 60 years old एंड इन पेशेंट्स टेकिंग प्रेडनिसोलोन, या वो जो प्रेडनिसोलोन ले रहे थे या 60 साल से बड़े थे, क्यूटी प्रोलॉन्गेशन भी कॉज कर सकता है सिप्रो, तो उससे टोर्साडी पॉइंट्स हो सकता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन की, कि जो आपका डीएनए जायरेज एंजाइम होता है ना टोपोआइसोमरेज 2, उसको इनहिबिट करेगा प्रोकैरियोटिक, और टोपोआइसोमरेज 4 को भी। तो डीएनए जायरेज जो टोपोआइसोमरेज 2, टोपोआइसोमरेज 4 बैक्टीरियासिडल होता है। obese female at type 2 diabetes prescribed a drug that decreases the glucose absorption from the gut, which drug is most likely metformin, acarbose, glibenclamide and insulin, acarbose, ठीक है। तो याद रखने का तरीका क्या है कि गट से एब्जॉर्ब नहीं होना देना, ए फॉर नॉट, एंड कार्बोस मीन्स शुगर, ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं होने देना, तो ए कार्बोज करेगा ये। सो ए कार्बोज इज़ एन अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, ए कार्बोज मेग्लिटोल इनहिबिट करेंगे ये इंटेस्टाइनल ब्रश बॉर्डर अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेजेस को डिक्रीज़ करेंगे पोस्टप्रांडियल हाइपरग्लाइसीमिया, तो उनमें ए कार्बोज और मेग्लिटोल आ जाता है। देन आपके पास इम्पॉर्टेंट है अगला सवाल क्या है, 45-year-old वेमेन प्रेजेंट करिए विद फटीग प्लूराइटिस एंड एलिवेटेड अल्कलाइन फॉस्फेटेजेस, ठीक है। ऑटोइम्यून लिवर डिजीज सस्पेक्ट करते हैं, विच एंटीबॉडी इज मोस्ट स्पेसिफिक फॉर कंफर्मिंग द डायग्नोसिस, ANA, एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी, एंटी स्टेप्टोलाइसिन, एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी, ठीक है। 45-year-old वेमेन है प्रेजेंट करिए विद फटीग प्लूराइटिस, ALP उसका एलिवेटेड है, लिवर डिजीज़ हम सस्पेक्ट कर रहे हैं। इसमें आपने ऑटोइम्यून लिवर डिजीज़ में याद रखना है कि एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी होती है, ठीक है। एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस का सिनेरियो, ये एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी याद रखना है। यंग वुमेन प्रेजेंट करिए विद एपिसोडिक फिंगर डिस्कलरेशन ऑन एक्सपोजर टू कोल्ड टर्निंग वाइट देन ब्लू associated with pain. Pharmacological treatment is planned. Which of the following drug is the drug of choice? Beta blocker, nifedipine, ACE inhibitor, एस्पिरिन। तो रेनॉट फिनोमिनन उसको हो रहा था, हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं तो उसमें निफेडिपिन ही है, निफेडिपिन दे देंगे। रेनॉट फिनोमिनन, रिमेंबर इफ यू आर आस्क्ड टू पिक वन अमंग मेनी ऑटोइम्यून कंडीशंस टू आस्क फॉर द अंडरलाइंग कॉज ऑफ द रेनॉट, तो फिर हमने सिस्टमिक स्क्लेरोसिस लगाना है। उसका लिमिटेड फॉर्म जो क्रेस्ट होता है ना, उसमें CREST उसमें रेनॉट होता है, ठीक है। सिस्टमिक लिमिटेड सिस्टमिक स्क्लेरोसिस में जो लिमिटेड फॉर्म उसकी क्रेस्ट है आपने वो लगाना होता है, अगर आपसे कॉज पूछते हैं कि ये क्यों हो रहा है। इसके अलावा आपके पास आ जाती है नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, पेशेंट है क्रॉनिक डायरिया है, वेट लॉस एंड ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन ऑफ द बाउल, डायग्नोसिस क्या है। अब जो ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन होती है ना, वो आपने याद रखना है हमेशा क्रॉन्स डिजीज़ के अंदर आती है ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तो ये पेट है, अगर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको नहीं पता चला अल्सरेटिव में होती है क्रॉन्स में होती है, तो ये याद रखना है कि क्रॉन्स डिजीज़ के अंदर ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन होती है। नीचे एक टेबल भी बना हुआ है, टेबल के अंदर आपके पास क्या लिखा हुआ है कि
क्रॉन्स के अंदर ट्रांसम्यूरल इन्फॉर्मेशन होती है तो फिस्टूला बनते हैं। देखो ट्रांसम्यूरल इन्फॉर्मेशन होगी तो आगे फिस्टूलाज बनेंगे ना, तो फिस्टूला से भी आप याद रख सकते हो। इसके अलावा हमें पता है कोबलस्टोन म्यूकोसा होती है, क्रीपिंग फैट बाउल वॉल थिकनिंग होती है जो आपको स्ट्रिंग साइन मिलता है स्मॉल बाउल फॉलो अप थ्रू पे, जो स्ट्रिंग साइन मिलता है क्योंकि बाउल वॉल की थिकनिंग हुई होती है। इसके अलावा लीनियर अल्सर्स या फिशर्स वगैरह जो बनते हैं वो क्रॉन्स डिजीज़ में बनते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर म्यूकोजल और सब म्यूकोजल इन्फ्लेमेशन सिर्फ होती है और इसमें आपको फ्राइबल म्यूकोजा मिलेगी विद सुपरफिशियल और डीप अल्सरेशंस एंड लॉस ऑफ हॉस्ट अपेरेंस इमेजिंग के ऊपर मिलेगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने क्रॉन्स और जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है उसका डिफरेंस भी ऐसे से दोबारा देख लेना है, काफ़ी डिटेल्ड दिया हुआ है उसमें भी। तो ये पेट वर्ड्स हैं छोटे छोटे से, जैसे पूरा सवाल सॉल्व हो जाता है। फ्राइबल म्यूकोजा पूछ लेंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस लगाना है, लॉस ऑफ हॉस्टा पूछेंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस लगाना है, म्यूकोजल सब म्यूकोजल इन्फॉर्मेशन से पूछेंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस लगाना है। अगर कोबलस्टोन म्यूकोजा पूछेंगे कोबलस्टोन में आपने क्रॉन्स लगाना है, फिस्टूला पूछेंगे तो क्रॉन्स लगाना है। इसके अलावा स्ट्रिंग साइन अगर पूछेंगे तो ये भी क्रॉन्स के अंदर होती है। बाउल वॉल थिकनिंग या फिर स्ट्रिंग साइन भी क्रीपिंग फैट क्रॉन्स में आता है। तो इफ़ आस्क्ड टू पिक बिटवीन, अच्छा ये हमारा पिछला सवाल कंटिन्यू हो रहा है। तो वो कह रहे हैं कि या तो कॉस पूछी तो क्रेस थी, निफेडिबिन हमने लगा दिया था कि पूछ रहा है कि इफ़ आस्क्ड टू पिक बिटवीन अम्लोडिबिन एंड निफेडिबिन, तो आपने निफेडिबिन को चूज़ करना है एज मेंशन इन द डेविडसन। तो डेविडसन हमारी स्टैंडर्ड बुक है मेडिसिन की, तो आपने अम्लोडिपिन और निफेडिपिन में भी अगर ऑप्शन आती है, दोनों कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हैं, तो आपने निफेडिपिन ही प्रेफर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेशेंट प्रेजेंट करेगा विद अ स्टैब वुंड इन द लेफ्ट 6 इंटरकॉस्टल स्पेस नियर द मिड क्लेविकुलर लाइन विच कार्डिक चैम्बर इज मोस्ट लाइकली इंजर, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम। स्टैब वुंड है, अब याद रखना है मिड क्लेविकुलर लाइन के नियर है ये 6 इंटरकॉस्टल स्पेस के अंदर। वहाँ पर क्या चीज़ होती है आपके पास, राइट एट्रियम, वेंट्रिकल, लेफ़्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट एट्रियम। ठीक है, लेफ़्ट साइड पे लेफ़्ट 6 इंटरकॉस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन पे लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है। तो लेफ़्ट वेंट्रिकल आपके पास एपेक्स ऑफ द हार्ट बनाता है। ठीक है, 5th-6th इंटरकॉस्टल स्पेस पे आपके पास एपेक्स पड़ी होती है, आपको पता है लेफ़्ट साइड पे। तो लेफ्ट वेंट्रिकल एपेक्स बनाता है हार्ट कैन ईच एज फार एज द 5th इंटरकॉस्टल स्पेस एट द लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन। तो ऑल अदर हार्ट चैम्बर्स इंक्लूडिंग द राइट वेंट्रिकल लाई मीडियल टू द लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन एंड आर अनलाइकली टू हैव बीन अफेक्टेड बाय द इंजरी। उससे पहले आपका राइट वेंट्रिकल ख़त्म हो चुका होगा, इवन इफ दैट इज़ द मोस्ट इंटीरियर पार्ट ऑफ द हार्ट। तो जो मिड क्लेविकुलर लाइन तक जा रहा है वो लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा। तो ये आपने जो हार्ट की बाउंड्रीज़ हैं फेमिया एनाटमी में लिखा होगा, इसके अंदर भी आप देख लीजिएगा। न्यू बॉर्न इज थॉट टू हैव हर्निएशन ऑफ द एब्डोमिनल कंटेंट्स टू द अम्बिलिकल रीजन कवर्ड बाय अ ट्रांसल्यूसेंट मेम्ब्रेन विच इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। जीआईडी के अंदर से आया, गैस्ट्रोशाइसिस है, ओम्फैलोसील अम्बिलिकल हर्निया, इंटेस्टाइनल हर्निया है। ठीक है, जो बिल्कुल अम्बिलिकल रीजन से आ रहा होता है आपके पास, और जो ट्रांसल्यूसेंट मेम्ब्रेन उसको कवर करती है ना, ओ से हम याद रखते हैं तो ओम्फैलोसील होगा। ओ में देखें कवर कर रही है एक गोल सी ओ एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो अगर ट्रांसलूसेंट मेम्ब्रेन कवर कर रही है तो वो फेलोसील है, नहीं करेगी तो गैस्ट्रोशाइसिस कर देते हैं हम। ये इसका निमोनिक है याद रखने का। दैन द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स जो होते हैं ड्यू टू फेलियर ऑफ द लैटरल फोल्ड क्लोजर, फॉर एग्जांपल जो ओम्फैलोसील या गैस्ट्रोशाइसिस है, इसमें लैटरल फोल्ड क्लोजर का मसला आता है। तो हर्निएशन ऑफ द एब्डोमिनल कंटेंट्स टू द अम्बिलिकस मिडलाइन हो जाएगा। पेरिटोनियम और एम्नियन से ये कवर होते हैं, तो लाइट शाइनी ग्रे कलर का साक होगा ये। ठीक है, पेरिटोनियम और एम्नियन से कवर होता है, मिड लाइन में होगा, मेम्ब्रेन कवर्ड होगा, और ये कंजेनिटल एनॉमली जैसे 13 और 18 के साथ इंपॉर्टेंट है। तो ये इसका भी डिफरेंस आपने देख लेना एक दफ़ा। 60 ईयर ओल्ड patient present करा with sudden onset severe eye pain, redness, blood vein and markedly elevated intraocular pressure पर is the most likely diagnosis। तो 60 ईयर का है, सडन ऑनसेट, आई पेन भी हो रही है, ब्लड वीएन भी हो रही है, आईओपी भी रेज हो गया, तो एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लोकोमा का सिनेरियो है। बीटा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगी। बाकी ओपन एंगल ग्लोकोमा नहीं हो सकता, यूवीआइटिस कैटरैक्ट भी नहीं है। एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लोकोमा में कंप्लीट प्यूपिलरी ब्लॉक आ जाता है जो एब्रप्ट कर देगा एंटीरियर चैम्बर एंगल क्लोजर को, रैपिड आईओपी भर जाएगा उसका, प्रेजेंट करेगा भी सीवियर आई पेन, कंजंक्टिवल एरिदीमा, सडन विजन लॉस, हेलोज अराउंड द लाइट्स, हेडेक, फिक्स एंड डायलेटेड प्यूपिल, नॉजिया, वॉमिटिंग होगी उससे। ठीक है, then during thyroidectomy which artery is most closely related to the recurrent laryngeal nerve and therefore at highest risk of the injury। ठीक है, सुपीरियर थायरॉयड आर्टरी, इंफीरियर थायरॉयड आर्टरी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी या लिंगुअल आर्टरी। तो रिकरेंट लैरेंजियल नर्व से रिलेटेड कौन सी आर्टरी सबसे क्लोज होती है, वो इन आपके पास होती है बीटा। ठीक है,
तो बीटा आपके पास है इंफीरियर थायराइड आर्टरी। बाकी ऑप्शंस क्या क्या हैं याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बदल बदल के आता रहता है। आपको थायराइड की आर्टरीज और उनके जो नर्व्स हैं उनका रिलेशन साथ में आना चाहिए। सुपीरियर थायराइड आर्टरी होती है एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व के साथ, जो इंफीरियर थायराइड आर्टरी होती है वो रिकरेंट लेरेंजियल नर्व के साथ होती है। ठीक है, तो जो सुपीरियर लेरेंजियल आर्टरी होती है वो इंटरनल लेरेंजियल नर्व के साथ इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो क्या क्या बोला मैंने, इंफीरियर थायराइड आर्टरी रिकरेंट लेरेंजियल नर्व के साथ होती है, जो एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व है वो सुपीरियर थायराइड आर्टरी के साथ होती है, और सुपीरियर लेरेंजियल आर्टरी के साथ इंटरनल लेरेंजियल नर्व होती है। यंग पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है आगे विद पैल्पिटेशंस, ईसीजी पे आपको शॉर्ट पीआर इंटरवल एंड वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स दिखता है विद डेल्टा वेव, व्हाट इज़ द डायग्नोसिस। ठीक है, एवी ब्लॉक है ये, वॉल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम है ये, या फिर ये एफिब है या वीटैक है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वुल्फ पार्किंसन वाइट का सिनेरियो है जिसके अंदर शॉर्ट पीआर इंटरवल है। ठीक है, जब भी आपके पास कोई एक्टॉपिक या इस तरह का एसेसरी पाथवे बनता है ना, तो उसके अंदर पीआर इंटरवल आपके पास शॉर्ट आपको मिलेगा, वेंट्रिकल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं आपके पास, वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, डेल्टा वेव्स आ रही हैं, तो डेल्टा वेव्स से भी पता चल रहा है वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम है। वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम एसेसरी बंडल ऑफ केंट होता है जो कि एवी नोड को बाईपास कर देगा। एवी नोड आपके पास नॉर्मल पाथवे था जिसकी स्लो कंडक्शन होनी थी, तो अब बंडल ऑफ केंट से पास करना शुरू कर देगा, तो आपके पास वेंट्रिकल्स ज़रूरत से जल्दी पहले एक्साइट होना शुरू हो जाएंगी, तो पीआर इंटरवल शॉर्ट हो जाएगा। डेल्टा वेव वो जो बनेगी वो पीआर इंटरवल से बनेगी, प्लस वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पेशेंट सस्टेन्स फ्रैक्चर एंड सब्सिक्वेंटली डेवलप्स लॉस ऑफ सेंसेशन ओवर द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द फोरआर्म एंड हैंड, विच नर्व इज मोस्ट लाइकली। मीडियल एस्पेक्ट पे क्या होता है, रेडियल नर्व, मीडियन नर्व, अल्नर नर्व, मस्कुलोक्रेनियस nerve, very easy ulnar nerve होती है, so injury to the ulnar nerve causes sensory loss over the medial aspect of the forearm and hand. The next question क्या है कि newborn present करिए with the arm adducted, internally rotated and extended at the elbow and pronated। अच्छा, सारा कुछ लिख दिया, आगे वेटर स्टे पोस्चर भी लिख दिया। what is the diagnosis, अब का है ये। ठीक है, सो क्लम के नहीं हो सकता, अब नहीं हो, अब हो तो आंसर है रेडियल नर्व और मीडियन नर्व पॉलिसी नहीं है, तो ये पेट है C5 C6 होती है अब पैरालिसिस की, उसकी हो जाती है। तो इन्फेंट्स में क्या है कि लैटरल ट्रैक्शन ऑफ द नेक ड्यूरिंग डिलीवरी, कब कब हो सकता है कि डिलीवरी के दौरान जब आपकी लैटरल ट्रैक्शन होती है ना, तो जो अपर ट्रंक है वो ट्रैक्शन हो जाती है, उसकी टीयर हो जाती है, तो आर्म की एबडक्शन नहीं होगी, तो आर्म्स बिल्कुल साइड पे लटके हुए होंगे, और लैटरल रोटेशन नहीं होगी, तो इसलिए वो मीडियल रोटेटेड होंगे, फ्लेक्शन नहीं हो सकेगी, सुपिनेशन नहीं हो सकेगी, तो वो बिल्कुल फिर वो एक्सटेंडेड और प्रोनेटेड होंगे, तो अफेक्टेड आर्म इस तरह पोजीशन में होगा। ये एनाल्डरली फीमेल प्रेजेंट करिए विद फीवर, कफ एंड कंसोलिडेशन ऑन चेस्ट एक्सरे कंसिस्टेंट विद द कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, पर इज द मोस्ट पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म फॉर दिस निमोनिया, तो एल्डरली पेशेंट है। ठीक है, अब बोथ में निमोनिया का कॉज पूछ रहे हैं ये। ठीक है, और कंसिस्टेंट विद कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया है, फीवर कफ उसको है, और ऑप्शंस देखते हैं। स्टाफ ऑरियस, क्लेब्सिएला, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी, सुडोमोनास एरुजिनोसा, तो ये स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी ही बनता है इसमें। ठीक है, या दो तीन ही होते हैं, या लिस्टेरिया पूछ लेते हैं या स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी कह देते हैं एल्डरली में। सो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी इज एसोसिएटेड विद रस्टी स्पूटम एंड इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, तो जो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया है उसका मोस्ट कॉमन कॉज, तो आपको कम्युनिया के कॉजेज़ वगैरह कौन कौन से क्या क्या उसके फीचर्स होते हैं, रस्टी कलर्ड स्पूटम किसका होता है, ग्रीन कलर किसका होता है, ये आना चाहिए। सो इट्स द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। सेल वॉल इनहिबिटर्स हम प्रेफर करते हैं इनके ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि जो माइकोप्लाज्मा है ना वो तो उसकी वॉल ही नहीं है, तो उससे बायलैटरल इंटरस्टिशियल नमूनिया होता है, और उसको हम फिर प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर से ट्रीट करते हैं। ठीक है, बाकी जो क्लेब्सिएला नमूनिया होता है उसे एस्पिरेशन नमूनिया होता है अल्कोहल यूज़र्स के अंदर, अल्कोहल डिसऑर्डर यूज़ के पेशेंट्स के अंदर। क्लासिकली जो अफेक्ट करता है आपके पास पोस्टीरियर अपर लोब्स को, और प्रोड्यूस करता है ये करंट जेली स्पूटम ड्यू टू नेक्रोटाइजिंग एब्सेस फॉर्मिंग इन्फेक्शन। ठीक है, यू वर्ड से सवाल उठाया हुआ है, अच्छा जी ठीक है, ड्यू टू नेक्रोटाइजिंग एब्सेस फॉर्मिंग इन्फेक्शन, तो ये आपके पास है इसका आंसर। तो याद रखने वाली बात इसमें कि माइकोप्लाज्मा के लिए हम प्रोटीज इनहिबिटर्स यूज़ कर रहे थे, क्लेब्सिएला के लिए
जो है एब्सेस फॉर्मिंग है, करंट जेली स्पुटम बनता है, पोस्टीरियर अपर लोब्स के अंदर ये इन्फेक्शन करता है, तो ये आपने याद रखना है। देन आ जाता है कि जो पैरासिनामाइड है ना, अच्छा ये टीबी का है, बाद में देखेंगे। अब पेशेंट प्रेजेंट करा विद सैलिसिलेट पॉइजनिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनिशियल मैनेजमेंट टू इन्हांस द ड्रग एक्सक्रीशन। सैलिसिलेट है ना, ठीक है ना, आपने आराम से उसको, एसिड है, आप उसको अल्कलाइज कर दो यूरिन को, यूरिन अल्कलाइजेशन होगा, यूरिन बीटा ऑप्शन वुड बी द राइट ऑप्शन। सैलिसाइलेट्स आपके वीक एसिड्स होते हैं, जब हम अल्कलाइज कर देंगे यूरिन को बाइकार्बोनेट के साथ तो वो आयनाइज कर देगा ड्रग को, इसकी रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर, और गैस्ट्रिक जो उसकी रीनल एक्सक्रीशन है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो आफ्टर इंजेक्शन ऑफ अ ग्लूकोज रिच मील विच हार्मोनल चेंजेस एक्सपेक्टेड, क्या हो सकता है कि आपके पास ग्लूकोकॉन बढ़ जाए, इंक्रीज इंसुलिन बोथ डिक्रीज, नो सिग्निफिकेंट चेंज। तो बताएं कि अगर आपने ग्लूकोज रिच मील लिया तो आप क्या चाहते हो कि आपका ग्लूकोज बढ़ जाएगा, इंसुलिन बढ़ेगा, बोथ डिक्रीज या नो ग्लूकोज। तो ऑब्वियसली आपका इंसुलिन बढ़ता है। ग्लूकोज रिच मील जब हम लेते हैं तो ग्लूकोज राइज करती है, वो पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स को स्टिमुलेट करेगी कि अब तुम इंसुलिन निकालो, इंसुलिन निकलती है, ग्लूकोगॉन जो है वो सप्रेस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेशेंट एक स्पायरोनोलेक्टोन पे है और उसको हाइपरकैलेमिया हो गया है। अच्छा, स्पायरोनोलेक्टोन पे हाइपरकैलेमिया हो गया, व्हाट इज़ द most appropriate next step in the management? Continue the drug, stop the drug, increase the dose, add potassium supplements। हाइपरकैलेमिया तो उसको पहले ही हो रहा है, तो फिर हमने उसको पोटाशियम सप्लीमेंट्स तो नहीं देने, डोज भी नहीं बढ़ानी। कंटिन्यू द ड्रग, स्टॉप द ड्रग, तो आप स्टॉप कर दो ड्रग को। हाइपरकैलेमिया इज़ अ सीरियस कॉम्प्लिकेशन, तो ये नहीं है कि डोज कम कर दो या कंटिन्यू करते रहो, आपने सीरियस लेना है हाइपरकैलेमिया को, आपने ड्रग स्टॉप कर देना है। स्पायरोनोलेक्टोन क्योंकि पोटेशियम स्पेयरिंग होती है ना, तो वो ज़ाया नहीं होने देगी, तो हाइपरकैलेमिया हो जाएगी बॉडी के अंदर, क्योंकि कलेक्टिंग टिब्यूल से कलेक्टिंग टिब्यूल के ऊपर रिएक्ट कर रही होती है, कॉर्टिकल कलेक्टिंग टिब्यूल पे इन द डिस्टल पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, तो वहाँ से ये पोटेशियम स्पेयरिंग है, दिस कंटिन्यू करना ताकि पोटेशियम लेवल्स वर्सन ना हो सके। दैन 25-year-old एथलीट प्रेजेंट करा है विद डिफिकल्टी टर्निंग द सोल ऑफ द फुट इनवर्ड, इन्वर्जन नहीं हो रही एंकल इंजरी पे, विच मसल इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फुट इन्वर्जन में, प्रोनियस, लॉन्गस, टिबियालिस एंटीरियर, गैस्ट्रोक्नीमियस एंड सोलियस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अनाटमी रिलेटेड है, MSK से आया हुआ है, ठीक है। तो आपको पता चलना चाहिए कि प्राइमरीली मसल्स इन्वर्जन या ईवर्जन के जो हैं वो कौन से होते हैं। इन्वर्जन टिबियालिस एंटीरियर करती है, ये याद रख लें कि मिडल साइड पे आपके पास टिबिया होती है ना, टिबियालिस एंटीरियर, और टिबियल नर्व होती है तो टिबियालिस एंटीरियर। तो द प्रिंसिपल मसल्स एक्टिंग ऑन द एंकल अब क्या है, डॉर्सल फ्लेक्सर्स आ जाते हैं। डॉर्सल फ्लेक्सर्स जो हैं वो भी टिबियालिस एंटीरियर होता है, साथ में असिस्टेड होता है एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, एक्सटेंसर हैलिसिस लॉन्गस एंड पेरोनियस टर्शियस। तो ये आपने याद रखना है, इसकी एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन की वेरी इंपॉर्टेंट। बाद में आप दोबारा भी वीडियो स्टॉप करके भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, अपनी बुक से भी पढ़ सकते हैं। प्रिंसिपल मसल्स एक्टिंग ऑन द एंकल आर डॉर्सिफ्लेक्सर्स, में टिबियालिस एंटीरियर होता है, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, एक्सटेंसर हैलिसिस लॉन्गस और पेरोनियस टर्शियस होता है डॉर्सल फ्लेक्सर्स के अंदर। देन हमारे पास बाकी क्या होते हैं, प्लांटर फ्लेक्सर्स। प्लांटर फ्लेक्सर्स में तो हमें पता है गैस्ट्रोक्नीमियस सोलियस होते हैं, ठीक है। प्लांटर फ्लेक्शन जिन्होंने करानी होती है, साथ में टिबियालिस पोस्टीरियर आ जाता है, फिर फ्लेक्सर हेलिसिस लॉन्गस और फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस आ जाएगा। डॉर्सल फ्लेक्सर्स के अंदर जब हमने डॉर्सी फ्लेक्शन करनी थी ना, उसमें सारे आपके एक्सटेंसर थे, ये याद रखना है। एक्सटेंसर हैलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, पेरोनियस टर्शियस। प्लांटर फ्लेक्सर्स में आपके पास फ्लेक्सर्स हैं, ठीक है। फ्लेक्सर हैलिसिस लॉन्गस हो गया, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस हो गया। इसके अलावा टिबियालिस वहाँ पे एंटीरियर था, यहाँ पे पोस्टीरियर आ जाएगा। इनवर्जन जो है वो टिबियालिस एंटीरियर होता है एंड पोस्टीरियरली असिस्टेड बाय द लॉन्ग एक्सटेंसर एंड फ्लेक्सर टेंडेंस ऑफ द हेलिक्स। जो टिबियालिस पोस्टीरियर है उसको टिबियल नर्व सप्लाई करेगी, दैट इज़ द मेजर मसल इन्वॉल्व इन फुट इन्वर्जन। जो टिबियालिस पोस्टीरियर है, ठीक है। फुट इन्वर्जन में मेजर मसल टिबियालिस पोस्टीरियर है। ऑप्शन में हमारे पास टिबियालिस एंटीरियर था, वो भी आ जाएगा, ठीक है। टिबियालिस एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों करते हैं उसको। ई वर्जन की अगर हम बात करें तो वो पेरोनियस लॉन्गस और ब्रेविस कराता है। पेरोनियस टर्शियस तो एक्सटेंसर मसल्स का पार्ट बनाता है, हमने आगे डॉर्सिफ्लेक्शन में देख लिया था। तो ई वर्जन वाला जो है ना काम पेरोनियस लॉन्गस और ब्रेविस का है।
देन पेशेंट की अगर हम बात करें तो पेशेंट डेवलप करा है इंटेस्टाइनल इस्कीमिया लीडिंग टू नेक्रोसिस ऑफ द बावल ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन, ऑन ग्रॉस एग्जामिनेशन दी अफेक्टेड। जी हमारे 50 MCQs हो गए हैं फर्स्ट पेपर के। पेशेंट डेवलप्स इंटेस्टाइनल इस्कीमिया लीडिंग टू नेक्रोसिस ऑफ द बावल, ओके, और ग्रॉस एग्जामिनेशन पे जो अफेक्टेड सेगमेंट है अपीयर्स कंजेस्टेड एंड हेमरेजिक, व्हाट टाइप ऑफ इन्फार्क्ट इज मोस्ट लाइकली प्रेजेंट, पेल इन्फार्क्ट, रेड इन्फार्क्ट, वाइट इन्फार्क्ट या नो इन्फार्क्ट। ठीक है, तो आपने देखना है कि कंजेस्टेड है और हेमरेजिक आपको जो जहाँ पे दिख रहा है ना हम, तो ये रेड इन्फार्क्ट है। ठीक है, पेल नहीं हो सकता, ये वाइट और नो इन्फार्क्ट तो नहीं हो सकता, तो रेड इन्फार्क्ट आपके पास। वैसे भी उसने हिस्ट्री भी बताई हुई है कि इंटेस्टाइनल इस्कीमिया हुआ, उसके बाद नेक्रोसिस हुई, तो वीनस ऑक्लूजन एंड टिश्यूज़ विद मल्टीपल ब्लड सप्लाईज जो आपकी होती हैं ना, वहाँ पे रेड इन्फार्क्ट्स होते हैं, जैसे लिवर की मल्टीपल ब्लड सप्लाईज हैं, लंग हो गया, इंटेस्टिन, टेस्टीज एंड विद रीपरफ्यूजन फॉर एग्जांपल आफ्टर एंजियोप्लास्टी, इन सब के बाद रेड इन्फार्क्ट्स होता है। तो ये याद रखने वाला MCQ है जिसमें एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है रेड इन्फार्क्ट्स एंड वाइट इन्फार्क्ट्स। आपने देखना है कि वीनस ऑक्लूजन में होता है, इसके अलावा वो टिश्यूज़ जिनकी मल्टीपल ब्लड सप्लाई होती है जैसे लिवर हो गया, ठीक है, लंग, इंटेस्टिन, टेस्टीज या फिर रीपरफ्यूजन में जब होता है एंजियोप्लास्टी के बाद। वाइट इन्फार्क्ट्स आपके पास सॉलिड ऑर्गन्स के अंदर होता है जिनकी एक ही ब्लड सप्लाई होती है, जैसे एंड आर्टीरियल होती है, हार्ट में भी यही है सीन और किडनी के अंदर भी यही है। ठीक है, तो कहाँ पे रेड इन्फार्क्ट होते हैं, लिवर, लंग, इंटेस्टिन, टेस्टीज और विथ रीपरफ्यूजन। नेक्स्ट है चाइल्ड इनहेरिट कर रहा है ब्लड ग्रुप AB वेयर बोथ प्री नेटल एलील्स आर एक्सप्रेस्ड इक्वली विदाउट वन मास्किंग द अदर, व्हाट इज़ द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस कॉल्ड। दोनों एक्सप्रेस हो रही हैं तो वो हमेशा कोडोमिनेंट होती हैं। ठीक है, कोडोमिनेंस आ जाएगी आपके पास। कोडोमिनेंस बोथ एलील्स कॉन्ट्रीब्यूट टू द फिनोटाइप ऑफ द हेटेरोजाइगोट। एग्जाम्पल्स में आपके पास ब्लड ग्रुप A आ जाएगी, AB। इसके अलावा कोडोमिनेंट में आपके पास अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसीज कोडोमिनेंट, HLA ग्रुप्स भी आपके पास कोडोमिनेंट होते हैं। तो ये इसकी जो आपकी एग्जांपल्स है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी न्यू क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं कि ब्लड ग्रुप A का क्या है पैटर्न है, B का क्या है, AB का क्या है, HLA का क्या है, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन का क्या है, ये सारे कोडोमिनेंट है। देन ट्रांसप्लांट रिसिपिएंट डेवलप करा कंडीशन इन विच डोनर इम्यून सेल्स अटैक द होस्ट टिश्यूज लीडिंग टू स्किन रैश एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स, दिस रिएक्शन इज क्लासिफाइड एज विच टाइप ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी। ठीक है, डेसी डोनर जो है, ठीक है, डोनर के इम्यून सेल्स अटैक कर रहे हैं होस्ट के टिश्यूज़ को और स्किन रैश और GI सिम्टम्स हो रहे हैं, तो ये आपके पास डिले टाइप ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी होती है। ठीक है, डोनर के इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स होते हैं और वो फिर अटैक कर रहे होते हैं होस्ट के सेल्स को, ये टाइप 4 होती है आपके पास। ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़ है, ये इज कॉज्ड बाय डोनर T सेल्स अटैकिंग द होस्ट टिश्यूज मेकिंग इट ए टाइप 4 D सेल मीडिएटेड डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, मोस्ट कॉमनली अकर्स आफ्टर एलोजेनिक हेमाटोपोइटिक सेल ट्रांसप्लांट। ठीक है, तो आपको ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन सारे बहुत अच्छे से आने चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक पेज है, बेशक उसको बाद में जाके पूरा पेज पढ़ लीजिएगा वहाँ से। इट मोस्ट कॉमनली अकर्स आफ्टर एलोजेनिक हेमाटोपोइटिक सेल ट्रांसप्लांट, पेशेंट्स अफेक्टेड बाय द ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज आर जनरली severely immunodeficient due to primary disease process और as a result of immunosuppressive medications। तो होता ये कि ऑलरेडी आपका जो होस्ट है इतनी तो immunosuppressive medications ट्रांसप्लांट के बाद वो यूज़ कर रहा होता है, तो वो immunosuppressive होता है। अब ऐसे में आप कोई डोनर T सेल्स तो जो होंगे वो तो इम्यूनोकॉम्पिटेंट होंगे, वो ग्राफ्ट से आएंगे, ठीक है, सर्वाइव कर जाएंगे और वो होस्ट टिश्यूज़ के अंदर माइग्रेट कर जाएंगे। अब जो होस्ट के MHC एंटीजन्स है वो उनको रिकग्नाइज़ करेंगे एज फॉरेन और वो उनको सेंसिटाइज कर देगा। जब एक्टिवेट हो गए वो, तो डोनर जो CD4 और CD8 T सेल्स हैं वो होस्ट सेल डिस्ट्रक्शन करना शुरू कर देंगे, तो उसमें आपको स्किन पे रैश मिलेगी, जॉन्डिस, डायरिया, हेपेटोस्प्लीनोमेगैली मिलेगी। ठीक है, तो ये छोटा सा मैकेनिज़्म है, इसका आपने याद रखना है कि T सेल मीडिएटेड होता है, ये CD4 CD8 डिस्ट्रॉय कर देते हैं होस्ट सेल्स को, और मैक्युलोपैपुलर रैश, जॉन्डिस, डायरिया, हेपेटोस्प्लीनोमेगैली होती है। देन अ बी स्टिंग प्रेजेंटेड ऑन OPD विद फेशियल स्वेलिंग एंड डेवलपमेंट डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, डॉक्टर गिव IM एड्रेनालिन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट। क्या होता है कि फेशियल स्वेलिंग डेवलप, इसको बिल्कुल एनाफाइलेक्सिस टाइप चीज़ हो रही है, IM एड्रेनालिन हम दे रहे हैं उसको। ठीक है, तो यही ऑप्शन है आपके पास, लोकल अर्टिकेरिया, हाइपोटेंशन, सिस्टमिक एनाफाइलेक्सिस, तो सिस्टमिक एनाफाइलेक्सिस वुड बी द राइट ऑप्शन। पेशेंट है रीनल आर्टरी स्टेनोसिस के साथ डेवलप करा सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंडीशन। ठीक है, तो रीनल आर्टरी स्टेनोसिस का पेशेंट है
और उसको सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म हुई है, ठीक है। तो प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल क्या है कि ACTH बढ़ेगा, रेनिन बढ़ेगा, कोर्टिसोल बढ़ेगा या ADH जो है वो बढ़ेगा। तो इसका आपके पास ऑप्शन रेनिन होगा। तो ये तो आपको पता है, रीनल आर्टरी जब स्टीनोज्ड होती है, आपके पास मैकुला डेंसा तक आगे तक भी सारी चीज़ें जो हैं वो कम प्रोड्यूस होंगी। जैसा कि मेरुलर सेल्स के पास भी उसको लगा ओहो ये तो चीज़ें कम है, ब्लड वॉल्यूम कम है, शायद उसको क्या पता स्टीनोसिस हुई है, तो उसने रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को एक्टिवेट कर देना होता है। तो प्राइमरीली आपके पास ये सारा रेनिन की वजह से हो रहा होता है, तो रेनिन आपके पास कॉज होगा। देन उसके बाद आपके पास है जी, इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है कि चलिए एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।